लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर नंबर 5। पहला प्रश्न, बप्पा रावल ने निम्न में से किसे पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो धायल को पराजित किया था, मानमोरी को, धूमराज को या शक्ति संघ को? तो इसका आंसर क्या होगा? बप्पा रावल जी ने मानमोरी को पराजित किया था और चित्तौड़ पे अधिकार किया था। ठीक है, और कब की बात है? तो यह 735 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 735 ईस्वी की बात है। और मानमोरी को हराया था किसने? बप्पा रावल ने। और अपनी कैपिटल किसे बनाया था? तो नागदा को उन्होंने कैपिटल बनाया था। और उन्होंने एकलिंग जी को तो शासक बताया और खुद को क्या बताया? एकलिंग जी का दीवान बताया। और सबसे पहले सोने के सिक्के मेवाड़ में किसने चलाए थे? तो ये अपने बप्पा रावल जी ने ही चलाए थे। तो इस प्रकार बप्पा रावल ने किसको हरा के चित्तौड़ पे अधिकार स्थापित किया था? तो मानमोरी को हरा के चित्तौड़ पे अधिकार स्थापित किया था। और किस सन में? तो 735 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारमल और अकबर की जब पहली मुलाकात हुई थी तो ये कहां पे हुई थी और किसके सहयोग से हुई थी? तो अजमेर में मजनू खान के सहयोग से, आगरा में, हिसार में या फिर भोपाल में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आगरा में हुई थी और मजनू खान के सहयोग से हुई थी। कब हुई थी? तो अकबर और भारमल की जो पहली मुलाकात है वो कब हुई थी? 1556 में हुई थी। कब हुई थी? 1556 में पहली मुलाकात हुई थी। और किसने करवाई थी? मजनू खान ने करवाई थी। और कहां पर करवाई? तो आगरा में करवाई थी। और राजस्थान से या राजपुताना से सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जो राजवंश था, कौन सा था? काचवाहा राजवंश। और राजा कौन था? तो वो भारमल था। कौन था? भारमल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, या यूं कहे एजीजी कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? पैट्रिक लॉरेंस, चार्ल्स मेटकॉफ, मिस्टर लॉकेट या मेक मॉसन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मिस्टर लॉकेट है वो राजस्थान का पहला एजीजी था। कौन था? एजीजी कौन था? लॉकेट था। तो आप याद रखो, सबसे पहले एजेंट बनने के लिए क्या पहना गया? लॉकेट पहना गया। और 1832 में, कब? 1832 में जो एजीजी है इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था। कहां पे? अजमेर में स्थापित किया गया था। कब? 1832 में। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का शस्त्रागार अजमेर में था और एजीजी का मुख्यालय उस समय कहां था? माउंट आबू में था। तो देखो 1832 में तो मुख्यालय कहां था? अजमेर में। लेकिन जब 1857 की क्रांति के समय जो मुख्यालय कहां था? ये मुख्यालय जो एजीजी का मुख्यालय वो उस समय आबू में था। लेकिन जो शस्त्रागार होता है ना, वो कहां पे था उस समय? 1857 क्रांति के समय तो वो अजमेर में था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जमनालाल जी बजाज ने, नानक जी भील ने, नैनूराम शर्मा जी ने, चौधरी हीरालाल जी ने? तो इसका आंसर क्या होगा? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित नैनूराम शर्मा है, इन्होंने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? पंडित नैनूराम जी शर्मा साहब ने किया था। ठीक है, और राज्य प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन किया था। और बूंदी और बिजोलिया के बीच का पथरोला कटौर भाग क्या कहलाता है? वो भाग बरड़ कहते हैं उसे। उस बरड़ वाले इलाके से ये आंदोलन का सूत्रपात किया गया था, बूंदी किसान आंदोलन का। ठीक है, और इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पंडित नैनूराम शर्मा जी इसके नेतृत्वकर्ता थे। संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 में, 1983 में, 1913 में, 1856 में? तो संप सभा की स्थापना हुई थी 1883 में। कब हुई थी? 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1883 में संप सभा की स्थापना हुई थी। किसने करी थी? तो जो गोविंद गिरी थे ना, गोविंद गिरी, इन्होंने और साथ में सुरजी भगत का ने भी इनका सहयोग किया था। किसने? गोविंद गिरी जी ने संप सभा की स्थापना करी। और उनके जो साथ देने वाले कौन थे? सुरजी भगत साहब थे। कौन थे? सुरजी भगत। और कब करी थी? 1883 में। और कहां पे करी थी? तो सिरोही में संप सभा नामक संगठन की स्थापना करी। तो संप सभा की स्थापना सिरोही में करी, लेकिन जो उसकी मीटिंग होती थी वो कहां पे होती थी? तो वो बांसवाड़ा में होती थी। ठीक है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध में आजाद मोर्चा का गठन किसने किया था? जेंटलमैन एग्रीमेंट और उसके विरुद्ध में आजाद मोर्चा का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया? मान सिंह द्वितीय, बाबा हरिश्चंद्र, वीटी कृष्णामाचारी या बाल मुकुंद बिस्सा? तो इसका आंसर क्या होगा? जेंटलमैन एग्रीमेंट के विरुद्ध में जो आजाद मोर्चा का गठन किया गया था वो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। और जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। बाद में आजाद मोर्चा का गठन भी कब हुआ? सितंबर 1942 में आजाद मोर्चा का गठन हुआ। जयपुर प्रजामंडल के जो हीरालाल शास्त्री है और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था। कौन सा? जेंटलमैन एग्रीमेंट। और
क्योंकि बाबा हरिश्चंद्र ने कहा कि किसी प्रकार का जेंटलमैन एग्रीमेंट हम नहीं मानते, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करेंगे। तो उन्होंने क्या गठन कर लिया, आजाद मोर्चा गठन कर लिया। और जेंटलमैन एग्रीमेंट, एक तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे बाद में जाके, और एक जयपुर के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, मिर्जा इस्माइल, इनके मध्य ही एग्रीमेंट हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से रणकपुर जो जैन मंदिर है उसका शिल्पी कौन था, धरणक शाह, विमल शाह, अत्री या दीपाक। तो जो रणकपुर वाला जैन मंदिर है उसका शिल्पी कौन था, उसका शिल्पी था दीपाक। रणकपुर जैन मंदिर जो पाली जिले में है उसका शिल्पी कौन था, तो ये दीपाक है। जो सादड़ी गांव के निकट मथाई नदी के तट पे, तो हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है जो रणकपुर वाला जैन मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है मथाई नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, मथाई नदी के किनारे। और ये किसको समर्पित है, तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है कौन है, आदिनाथ या ऋषभदेव, इनको ये समर्पित है। कौन सा, रणकपुर वाला जैन मंदिर। और इसके निर्माता कौन है, तो निर्माता तो देखो इसके धरणक शाह है। और धरणक शाह साहब कौन थे, तो धरणक शाह साहब है ये महाराणा कुंभा के वित्त मंत्री थे। कौन थे, महाराणा कुंभा के वित्त मंत्री थे। और राणा कुंभा की दान की गई भूमि पर ये निर्मित किया गया था। मतलब जो रणकपुर वाला जैन मंदिर है इसकी स्थापना में किसका योगदान भी है, तो इसकी स्थापना में कुंभा जी का योगदान भी है। और धरणक शाह साहब इन्होंने तो योग करवाया था। और बाद में जो शिल्पी मतलब जिसने इसको डिजाइन किया था वो कौन थे, दीपाक थे। कौन थे, दीपाक। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 99 बुर्जों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, यानी कौन सा दुर्ग है जिसमें 99 बुर्ज है, सोनारगढ़, मेहरानगढ़, नाहरगढ़ या फिर कुंभलगढ़। तो 99 बुर्जों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो सोनारगढ़ है ना जैसलमेर वाला, वो 99 बुर्जों के लिए फेमस है। क्या है, सोनारगढ़ इसका आंसर होगा। इसके साथ रिलेट करो 99 दुर्ग। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भाटी राजवंश के शासक थे राव जैसल। कौन थे, राव जैसल। इन्होंने किस पहाड़ी पे इसका निर्माण कराया, तो पहाड़ी का नाम है देखो त्रिकूट पहाड़ी। क्या नाम है, त्रिकूट पहाड़ी का नाम है। कब करवाया, तो 1155 में इस दुर्ग का निर्माण कराया गया। सोनारगढ़ का निर्माण कब कराया गया, 1155 में कराया गया। और इसको निर्माण स्टार्ट तो जो जैसल भाटी उन्होंने कर दिया था। ठीक है, स्टार्ट किसने किया, जैसल भाटी ने। लेकिन बाद में धीरे धीरे आवश्यकता बढ़ जाती है तो शालिवाहन द्वितीय है ना, इन्होंने इसका निर्माण कार्य आगे बढ़ाया और पूर्ण करवाया। इस दुर्ग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो एक तो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। सोनगढ़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक गोहरारगढ़ भी कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि गोहरारगढ़ कौन से दुर्ग को कहते हैं, ये थोड़ा सा अलग है ना। अब एग्जाम में अक्सर जो चीजें नहीं पूछी गई उनके पूछने की संभावना भी रहती है। और ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में अब तक नहीं आया है तो वो विरले ही करते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे तभी सिलेक्शन संभव होगा या निश्चित होगा। त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं क्योंकि त्रिकूट पहाड़ी पे है, और उत्तर भटकीवाड़ भी कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर भटकीवाड़ तो कैसे कहेंगे इसको ये नहीं कहेंगे। ठीक है, मथुरेश जी वल्लभ संप्रदाय की कौन से पीठ के प्रवर्तक थे, मथुरेश जी है वो वल्लभ संप्रदाय की कौन से पीठ के प्रवर्तक थे, कोटा के, नाथद्वारा के, कांकरोली के, गोकुल चंद्र के। तो इसका आंसर है जो मथुरेश जी है ना वो कोटा संप्रदाय है। वल्लभ संप्रदाय की जो कोटा पीठ है उसके प्रवर्तक थे। कौन, मथुरेश जी। तो हम कहते हैं ना मथुरेश जी कोटा, मथुरेश जी कोटा। नाथद्वारा विठलनाथ जी, नाथद्वारा से संबंधित विठलनाथ जी। कांकरोली ये कौन है, द्वारकाधीश जी। द्वारकाधीश जी का मंदिर है ना, कांकरोली जो झील है, कौन सी, राजसमंद झील, उसके किनारे किसका मंदिर बना हुआ है, द्वारकाधीश जी का मंदिर बना हुआ है। तो जो कांकरोली पीठ है वो किससे संबंधित है, वो द्वारकाधीश जी से संबंधित है। और गोकुल चंद्र जी कामा भरतपुर में, ये गोकुलनाथ जी को समर्पित है। गोकुल चंद्र कहाँ पे, ये कामा भरतपुर में। कहाँ पे, कामा भरतपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। ढोल नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, जो ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र में फेमस है, धौलपुर में, जालौर में, बीकानेर में, उदयपुर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो जालौर है अपना वो ढोल नृत्य, वहाँ का ढोल नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कहाँ का, जालौर का। और यहाँ पे जो ढोल नृत्य है ना वो कौन सी शैली में बजाया जाता है, तो एक शैली है उसे कहते हैं थाकड़ा शैली। क्या कहते हैं, थाकड़ा शैली। और इस नृत्य की शुरुआत होती है किसमें, ठाकरा शैली में। और ये किससे संबंधित है, ढोल नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो थाकड़ा शैली कौन से नृत्य से संबंधित है, ढोल नृत्य से। तो इस प्रकार थाकड़ा का क्या मतलब होता है, थकना। और जो ढोल बजाते बजाते तक जबरदस्त बजाते हैं कि व्यक्ति थक जाता है। इस प्रकार आपको इन चीज़ों को रिलेट करना है, कनेक्ट करना है। और ये कहाँ, किस एरिया में स्पेशली किया जाता है, तो ये अपने जालौर वाला एरिया है ना वहाँ पे किया जाता है। जगदीश सोनी, महेश सोनी और रामप्रसाद सोनी कौन सी कला से संबंधित है, मथेरन कला से, थेवा कला से, मीनाकारी से या फड़ से। तो जगदीश सोनी, महेश सोनी, रामप्रसाद सोनी ये कौन सी कला से संबंधित है, ये थेवा कला से संबंधित है। किस कला से, थेवा कला से।
और थेवा कला क्या होती है? जो कांच होता है ना, कांच, उसके ऊपर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। क्या कहते हैं? थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की फेमस है? तो प्रतापगढ़ की थेवा कला फेमस है। तो थेवा कला से संबंध कौन से जिले का है? स्पेशली प्रतापगढ़ से थेवा कला का संबंध है। और जो यहाँ का राज सोनी परिवार है, ये थेवा कला के लिए स्पेशली देश विदेश में जाना जाता है। और प्रमुख कलाकार कौन है? तो एक तो अपने जगदीश जी सोनी साहब हो गए, ठीक है, एक महेश जी सोनी हो गए, एक हो गए राम प्रसाद जी सोनी। ये किससे संबंधित है? एक तो हो गए जगदीश, फिर दूसरे हो गए महेश, और तीसरे कौन हो गए? राम प्रसाद। ये किनसे संबंधित है? ये तीनों सोनी है, आगे सोनी लगाएंगे इनके, और ये तीनों है ना, ये थेवा कला से संबंधित है। किससे? थेवा कला से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। जोधपुर चित्रशैली में किस पक्षी का चित्रांकन किया जाता है? जो जोधपुर वाली चित्रशैली है ना, उसमें कौन सी पक्षी का चित्रांकन स्पेशली किया गया है? कौवा और चील का, मोर का, चकोर का, या बतख, हंस या मोर का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कौवा और चील पक्षी है, उसका चित्रांकन किसमें किया गया है? जोधपुर चित्रशैली में। यानी एक तो कौन सा पक्षी है? कौवा, और दूसरा कौन सा है? चील। ठीक है, कौवा और चील के बीच में का चित्रांकन किस चित्रशैली में किया गया है? तो ये जोधपुर चित्रशैली में किया गया है। किसमें? जोधपुर चित्रशैली में किया गया है। वही मोर का चित्रांकन कौन कौन सी शैली में मिलता है? तो देखो, मोर का चित्रांकन कई, क्योंकि मोर बहुत ज्यादा खूबसूरत पक्षी है, तो इसका चित्रांकन कौन सी शैली में मिलेगा? तो बहुत सारी शैली में मिल सकता है। तो जयपुर शैली में भी इसका चित्रांकन किया गया है, उसके बाद में अलवर शैली में भी किया गया है, उसके बाद नाथद्वारा शैली में भी किया गया है। ठीक है, जयपुर में, अलवर में और नाथद्वारा शैली में जो पक्षी स्पेशली ध्यान केंद्रित किया गया है वो कौन सा है? वो अपना मोरिया, राष्ट्रीय पक्षी। चकोर है वो मेवाड़ चित्रशैली में स्पेशली इसका ज्यादा उपयोग किया गया है। और बतख का, हंस का और मोर का, ये देखो मोर फिर से आ गया ना, तो मोर किशनगढ़ चित्रशैली से भी संबंधित है, नाथद्वारा से भी, अलवर से भी और जयपुर से भी है। और किशनगढ़ चित्रशैली में कई सारे पक्षी उपयोग किए गए, जैसे बतख का भी किया गया है, हंस का भी किया गया है, मोर का भी किया गया है। यानी जो खूबसूरत खूबसूरत पक्षी है वो सारे कौन से चित्रशैली में है? वो सारे किशनगढ़ चित्रशैली में चित्रित किए गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। मूमल लोकगीत कौन से क्षेत्र से संबंधित है? जयपुर, सीकर, चूरू या जैसलमेर? तो इसका आंसर होगा जो मूमल लोकगीत है वो जैसलमेर जिले से, जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित है। महेंद्र और मूमल की जो प्रेम कहानी है इस लोकगीत में बताई जाती है। किसकी प्रेम कहानी? महेंद्र की और मूमल की ये प्रेम कथा है। और मीनाक्षी स्वामी ने लिखी प्रेम कथा, मतलब मीनाक्षी स्वामी जी है ना, इस संबंध में उन्होंने प्रेम कथा लिखी है। जैसलमेर शैली का जो प्रमुख चित्र, शैली का प्रमुख चित्र क्या है? तो ये भी मूमल है, यानी मूमल लोकगीत भी है और मूमल फेमस चित्र भी है। जैसलमेर शैली का चित्र भी मूमल है, और जैसलमेर में जो लोकगीत स्पेशली गाया जाता है वो कौन सा है? वो भी मूमल लोकगीत है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? हाड़ौती के पठार की बात कर रहे हैं, कौन सी भौगोलिक संरचना का परिणाम है? लॉरेंसिया का, टेथिस सागर का, गोंडवाना लैंड का? तो इसका आंसर क्या होगा? हाड़ौती पठार किससे बना है? तो हमें पता है जो गोंडवाना लैंड है इसी का विस्तार क्या है? ये अपना हाड़ौती का पठार है। देखो, जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, ये अपना भारत हो गया। यहाँ पे जो पठार है इसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है कौन सा? अपना मेवाड़, जो हाड़ौती का पठार। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। दक्कन, इसी का दक्कन प्लेटू भी कहते हैं। तो दक्कन प्लेटू इसका गोंडवाना लैंड का भाग है, और बाद में हाड़ौती का पठार भी इसी दक्कन प्लेटू का भाग है, वो भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। इस प्रकार कौन सी संरचना राजस्थान की जो गोंडवाना लैंड का भाग है? तो वो हाड़ौती का पठार वाला क्षेत्र है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और हाड़ौती के पठार के 4 जिले आते हैं, हमें पता है, कोटा, बूंदी और बारा झालावाड़। जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी वाला भाग है ना, वो हाड़ौती के पठार में आता है। और हाड़ौती के पठार को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक तो विंध्य कगार भूमि, एक दक्कन का पठार। हाड़ौती के पठार को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक तो विंध्य कगार भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। अगले प्रश्न में चलते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार सवाना तुल्य वनस्पति का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? यानी कोपेन साहब ने राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण किया है, बिल्कुल किया है। तो उन्होंने सवाना तुल्य वनस्पति किसको माना है? BWHW को, BSHW को, CWG को या AW को? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सवाना तुल्य वनस्पति किसको माना है कोपेन साहब ने? तो ये माना उन्होंने जो AW है, इसे सवाना तुल्य वनस्पति माना है। तो देखिए, ये अपना राजस्थान हो गया प्यारा, और ये यहाँ वाला जो एरिया है ना, इसको उन्होंने क्या कहा है? BWHW। क्या कहा है? BWHW। फिर ये वाला जो एरिया थोड़ा सा पश्चिमी अरावली के जो थोड़ा निकट है, लेकिन उतना ज़्यादा शुष्क नहीं है, लेकिन BWHW से थोड़ा कम शुष्क है, उसे
BSHW का है, ठीक है। फिर यहाँ दक्षिण वाला एरिया इसे उन्होंने AW का है, और यहाँ पे जो पूर्वी एरिया इसे क्या कहा है, CWG का है कोपेन साहब ने। तो BWHW का तात्पर्य क्या है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, और BSHW का उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्कीय जलवायु प्रदेश, और CWG उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु प्रदेश, और जो AW क्या बना है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। यानी ये हो गया मरुस्थलीय, ये अर्धशुष्क, ये उपाद्र, और ये नीचे वाला AW वाला ये आर्द्र जलवायु प्रदेश कोपेन साहब ने माना है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस नदी को वन की आशा कहते हैं, बनास, सोम, काली सिंध या बेड़ज। तो इसका आंसर होगा बनास। क्या होगा, बनास, यानी वन की आशा। बनास जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि बनास है ना वन की आशा से ही बना है कहीं ना कहीं। और पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली नदियों में ये सबसे लंबी नदी है। कौन सी, बनास नदी। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, पूरी तरह राजस्थान में बहेगी। एक तो पहली बात तो ऐसी सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, बनास है। और इसकी लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर लंबी है। कौन सी, बनास नदी। और पूरी तरह से राजस्थान में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो अपनी बनास नदी है। और इस बनास नदी को क्या कहते हैं, वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं, वन की आशा कहते हैं। जिप्सीफेरस जो मृदा है या जिप्सीफेरस प्रकार की जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में, जयपुर में, श्रीगंगानगर में, सीकर में। तो जो जिप्सीफेरस मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, वो अपने बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पे, बीकानेर में। अच्छा, साइरोजेक्स कहाँ पाई जाती है, ये गंगानगर में पाई जाती है। साइरोजेक्स है ना, ये गंगानगर में पाई जाती है। जिप्सीफेरस बीकानेर में। जयपुर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी या नवीन जलोढ़ मृदा है ना, ये जयपुर में पाई जाती है। कौन सी, नॉन कैल्सी ब्राउन। कहाँ पाई जाती है, जयपुर की या जयपुर के आसपास वाले जिलों में। नवीन जलोढ़ तो राजस्थान के लगभग सारे ही क्षेत्रों में पाई जाती है। गंगानगर में साइरोजेक्स, जो स्पेशली वो मिट्टियां जो किसी एक जिले में ही है मुख्यतः, या जिनका विस्तार एक या दो जिलों में जिनका विस्तार है, उनको तो आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है। यहाँ देखो, जयपुर में नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी थी, सीकर में भी नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी है, और सीकर में मरुस्थलीय मृदा भी है, ठीक है। तो इस प्रकार नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी जयपुर या के आसपास या सीकर के आसपास वाले जिले हो जाएंगे। लेकिन साइरोजेक्स कहाँ पाई जाती है, तो ये ओनली गंगानगर में। साइरोजेक्स है ना, ये ओनली गंगानगर वाले भाग में ही पाई जाएगी। कहाँ पे, यहाँ पे साइरोजेक्स पाई जाएगी, ठीक है। कौन सी, साइरोजेक्स। और जो ये जिप्सीफेरस कहाँ पे पाई जाएगी, तो गंगानगर के नीचे बीकानेर, यहाँ पे जिप्सीफेरस जो मृदा है वो पाई जाएगी। कि जो बीकानेर में टीले हैं वहाँ पे जिप्सी फेर रहा है बंदा, तो इस प्रकार इसे रिलेट कर सकते हो। और जयपुर वाले क्षेत्र में नॉन कैल्सी ब्राउन मिट्टी, सीकर में नॉन कैल्सी ब्राउन और मरुस्थलीय मृदा साथ में। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर में, सीकर में, टोंक में, उदयपुर में। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र अपने बीकानेर जिले में। कहाँ पे, बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1984 में हुई थी। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1984 में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो फतेहपुर है ना, सीकर जिले में। वहां पे क्या है, भेड़ प्रजनन केंद्र है। कहां पे, फतेहपुर सीकर में। और केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पे, तो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो अविकानगर मालपुरा टोंक में। कहां पे है, अविकानगर मालपुरा टोंक में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। और भैंसों का अनुसंधान केंद्र कहां पे है, भैंस का अनुसंधान केंद्र है वल्लभनगर में। और वल्लभनगर कहां पड़ता है, उदयपुर में। तो भैंस का अनुसंधान केंद्र भी हमें याद रखना है। भैंस का अनुसंधान केंद्र, भैंस अनुसंधान केंद्र ये है अपने वल्लभनगर में। कहाँ पे, वल्लभनगर में। और वल्लभनगर कहाँ पे, तो वल्लभनगर है अपने उदयपुर में, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो खनिज के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और खनिज के बारे में बाकी जानकारी देख लेते हैं। भारत में देखो, कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का योगदान बढ़ता जा रहा है लगातार, है ना, क्योंकि कच्चे तेल के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, वो है राजस्थान। पहला कौन सा है, बॉम्बे हाई। और पूरे देश का 20% कच्चा तेल राजस्थान में उत्पादित हो रहा है। जितना भी कच्चा तेल उत्पादन होता है ना, उसका 20% राजस्थान में उत्पादन हो रहा है। अगर प्रमुख खनिजों की बात करें तो कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है, तो 57 खनिजों का खनन वर्तमान में किया जा रहा है। कितने खनिजों का, 57 खनिजों का खनन राजस्थान में वर्तमान में किया जा रहा है।
और प्रमुख खनिजों के लिए जारी किए गए पट्टे कितने कितने पट्टे जारी किए गए? तो जितने भी प्रमुख खनिज है उनके लिए 174 पट्टे जारी किए जा चुके हैं। कितने? 174 पट्टे खनिजों के लिए जारी किए गए हैं। और एकमात्र अग्रणी उत्पादक राज्य, यानी जो ये कुछ खनिज है इनका राजस्थान या तो एकमात्र उत्पादक है, कोई दूसरा राज्य उत्पादन करता ही नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस, बहुत लगभग ऑलमोस्ट सारा ही करता है। ऐसे कौन कौन से खनिज है? तो एक तो अपना सीसा और जस्ता हो गया। क्या हो गया? सीसा और जस्ता का उत्पादन राजस्थान में होता है स्पेशली। और उसके बाद सेलेनाइट का उत्पादन राजस्थान में होता है। वोलेस्टोनाइट का उत्पादन भी राजस्थान में ही होता है। सिल्वर कैल्साइट का उत्पादन राजस्थान में होता है। जिप्सम का उत्पादन होता है। बाल्कले का उत्पादन राजस्थान में ही होता है। फास्फोराइट का उत्पादन होता है। गेरू का उत्पादन राजस्थान में होता है। फेल्सपार का उत्पादन राजस्थान में होता है। फायर क्ले का उत्पादन राजस्थान में होता है। मार्बल स्पेशली राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। और सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, ये कुछ प्रमुख खनिज है। इनका या तो राजस्थान प्रमुख उत्पादक है या फिर एकमात्र उत्पादक है। कौन कौन से? एक बार रट लेना इनको: सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट, सिल्वर कैल्साइट, जिप्सम, बाल्कले, फास्फोराइट, गेरू, इसके अलावा गेरू स्टेटाइट और फेल्सपार, फायर क्ले और मार्बल और सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, ये प्रमुख खनिज राजस्थान में ही उत्पादित होते हैं या अग्रणी तौर पर राजस्थान में उत्पादित होते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? नसीराबाद में, माउंट आबू में, खेरवाड़ा में या बाड़मेर में? छावनी बोर्ड की बात कर रहे हैं हम तो कहाँ है? हमें पता है जो राजस्थान में छावनी बोर्ड है वो कहाँ पे है? नसीराबाद में है। कहाँ पे छावनी बोर्ड? नसीराबाद में राजस्थान में छावनी बोर्ड है। ठीक है, तो राजस्थान में कितनी छावनी बोर्ड है? तो राजस्थान में एक छावनी बोर्ड है ना, नसीराबाद है। और कौन सी श्रेणी की छावनी है? तो नसीराबाद है ना, श्रेणी 1 की छावनी राजस्थान में। कौन से एक श्रेणी की? श्रेणी 1 की छावनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखो 1818 में ही हो गई थी। याद रखना आसान है। नसीराबाद में जो छावनी बोर्ड की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1818 में। याद रखो, नसीराबाद में छावनी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1818 में नसीराबाद में छावनी बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसमें बोर्ड में 7 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 7 निर्वाचित सदस्य और टोटल 14 सदस्य होते हैं। यानी टोटल इस बोर्ड के अंदर कितने सदस्य होंगे? 14 सदस्य। 14 में से 7 क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो छावनी बोर्ड की आबादी कितनी है? 50,000 आबादी है लगभग। यानी जो नसीराबाद छावनी है उस छावनी में कितने लोग रहते हैं? लगभग 51,000 लोग रहते हैं, ये याद रखो आप, है ना। और वर्तमान में जो नसीराबाद छावनी बोर्ड है इसके अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिगेडियर अरिंदम मुखर्जी। कौन है? ब्रिगेडियर अरिंदम मुखर्जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। किसके? नसीराबाद छावनी बोर्ड के। एग्जाम में ये तो नहीं पूछेंगे लेकिन पूछ क्या सकते हैं? एक तो पूछ सकते हैं कि कौन सी श्रेणी की छावनी है, तो ये श्रेणी 1 की छावनी है। नंबर 2, नसीराबाद छावनी की स्थापना कौन से साल में हुई थी? तो हमें याद रखना है 2/18। कब? 1818। 2/18 ना, इस समय नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई थी। और इसमें सदस्य वगैरह ये तो पूछेंगे नहीं वैसे भी, लेकिन फिर भी आपने नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि इसके अध्यक्ष कौन है? ब्रिगेडियर अरिंदम मुखर्जी वर्तमान में नसीराबाद छावनी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और है कहाँ पे? नसीराबाद में, तो आपको पता है ही। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत? 243वें अनुच्छेद के तहत है ना, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? जो 73 नंबर का संविधान संशोधन है उसके माध्यम से 1992 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9। और उसमें अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची। और इस अनुसूची में कितने विषय है? तो इसमें 29 विषय है। ठीक है, और इसमें कौन से आर्टिकल जोड़े गए? तो 243 से लेके 243 ओ पंचायतों से संबंधित प्रावधान किसमें है? 243 से लेके 243 ओ तक में पंचायतों से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो ये तो आपने अच्छी तरह से रट रखा है। जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। आर्टिकल 243 से 243। कौन सी अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची, है ना। भाग कौन सा? भाग 9। राजस्थान के पहले लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, कौन थे वो? एस कोठारी, पी.डी. कुदाल, एम.एल. जोशी और श्री जी.एल. गुप्ता साहब। तो इसका आंसर क्या होगा? पहले लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा तो वो थे एस कोठारी साहब। कौन थे? एस कोठारी साहब। इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? देखो इनका कार्यकाल ना 2013 से लेके 2019 तक रहा। कब तक? 2013 से 2019 तक, यानी लगभग इन्होंने 6 साल तक कार्य किया, लगभग 6 साल कार्य किया। और
इनका नियुक्ति किस अधिनियम के तहत होती है? तो लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम है 1973 का, उसके तहत इनकी नियुक्ति होती है। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो मैंने आपको बताया है, दुआ गुप्ता जोशी सिद्धू, श्री माल कुदाल शर्मा, दवे शर्मा, जैन गुप्ता कोठारी और प्रताप कृष्ण लोहरा। वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है ना, ये वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त है। और पहले लोकायुक्त कौन थे? तो आई.डी. दुआ साहब। कौन थे? आई.डी. दुआ है ना, ये राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे। और पहले उप लोकायुक्त कौन थे? तो के.पी.यू. मेनन, ये याद रख सकते हो आप, मेनन साहब है, ये राजस्थान के पहले उप लोकायुक्त थे। और सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो ये कोठारी साहब का रहा, 2013 से 2019, लगभग 6 साल तक इन्होंने उप लोकायुक्त के पद पे कार्य किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बीसलपुर नामक नगर और बीसलपुर बांध का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ, माधव सिंह प्रथम, माधव सिंह द्वितीय या अर्णोराज? तो इसका आंसर क्या होगा? बीसलपुर बांध ना वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। और इनका कार्यकाल, जो विग्रहराज चतुर्थ है, इनका कार्यकाल चौहानों का जो युग है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि कला के पारखी थे। और दिल्ली के शासन करने वाले पहले चौहान शासक कौन थे? तो ये विग्रहराज चतुर्थ थे। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। इनको बीसल देव भी कहते थे, इसी कारण उन्होंने बीसलपुर नामक नगर बसाया था और बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया था। और इन्होंने खुद ने एक नाटक लिखा था। कौन सा? हरिकली नामक नाटक लिखा था। और इस हरिकली नाटक की पंक्तियां किस पे लिखी थी? तो जो हमारा अजमेर में जो है ना 2.5 दिन का झोपड़ा, उसके ऊपर लिखी थी। बाद में इसको जो संस्कृत पाठशाला थी कंठाभरण, क्या थी? कंठाभरण, ये संस्कृत पाठशाला थी और इसकी दीवारों पर हरिकली नाटक के कुछ छंद अंकित किए हुए थे। बाद में इसको तोड़ के क्या बना दिया गया? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में, वो बना दिया गया था। तो हरिकली नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये अपने विग्रहराज चतुर्थ, जिनको क्या कहते हैं? बिसलदेव भी कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक और नारायण कहा गया है? तो नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है और नारायण कहा गया है। तो हमारे एग्जाम में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि मलेच्छों का नाशक और नारायण किसे कहा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? नागभट्ट को ये पदवियां, ये उपाधियां दी गई है। तो कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? रनकपुर, ग्वालियर, वारह या गठियाला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो ग्वालियर प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति? ग्वालियर प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है और नारायण कहा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इन्हें प्रतिहारों में पहला द्वारपाल भी कहा गया है। किसको? नागभट्ट प्रथम को प्रतिहारों में पहला द्वारपाल कहा गया है। उनके शासनकाल में चीनी यात्री हिंसांग भारत में आया था। कौन आया था? हिंसांग आया था। और उसने गुर्जर राज्य को क्या कहा था? कुचेलो। कुचेलो क्या कहा था? क्या कहा था? कुचेलो। किसको कहा था? इसने गुर्जर राज्य को कहा था। और भीनमाल को क्या कहा था? भीनमाल जो एरिया है इसको कहा था इन्होंने पीलोमोलो। क्या कहा था? पीलोमोलो। इसने हिंसांग ने भीनमाल को कहा था। और गुर्जर राज्य उसको क्या कहा था? कुचेलो कहा था। और किसके शासनकाल में आया था? तो ये नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में आया था। और नागभट्ट प्रथम को कौन सी पदवियां दी गई है? मलेच्छों का नाशक और नारायण कहा गया है। कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। द्वारपाल किस प्रतिहार शासक को कहा गया है? तो ये अपने नागभट्ट प्रथम को प्रथम द्वारपाल भी कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है? अभय सिंह, भगत सिंह, राम सिंह या विजय सिंह? तो मारवाड़ के कौन से शासक है जिनको जहांगीर का नमूना कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विजय सिंह। यानी विजय सिंह है, इनको जहांगीर का नमूना कहा गया है। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो विजय सिंह जी का कार्यकाल रहा था कब से कब? 1752 से लेकर 1793 तक इनका कार्यकाल रहा। और श्यामलदास अधिवाड़िया जी ने इनका ग्रंथ, जो श्यामलदास अधिवाड़िया का ग्रंथ तो हमें पता है कौन सा है? वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। ये किसने लिखा है? श्यामलदास अधिवाड़िया जी ने। इसने इसी किताब में जो विजय सिंह है, इनको इन्होंने क्या कहा है? जहांगीर का नमूना या फिर मारवाड़ का जहांगीर इन्होंने कहा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान के एकीकरण का जो दूसरा चरण हुआ, इनमें से कौन सी रियासत का विलय उसमें नहीं हुआ था? कोटा, टोंक, धौलपुर या बूंदी? इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, इसमें कौन सी रियासत का एकीकरण नहीं हुआ था? तो इसका आंसर है धौलपुर, क्योंकि
अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये तो मत्स्य संघ पहले ही उसमें चरण में बन गए थे। कौन कौन से अवधोक बन गए थे ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये पहले चरण में बन गए थे। तो दूसरे चरण में धौलपुर तो आएगा नहीं। दूसरे चरण में कौन कौन से कब हुआ था सबसे पहले, तो देखो, तो 18 मार्च 1948 को तो पहला चरण हो गया। फिर उसके 7 दिन बाद में 25 मार्च 1948 को पूरी राजस्थान संघ का गठन हुआ, ये दूसरा चरण है। और इसमें 9 रियासतें हुई थी और एक ठिकाना शामिल हुआ था। 9 रियासतें कौन कौन सी थी, तो एक तो कोटा, एक बूंदी, एक झालावाड़, फिर एक किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये रियासतें 9 रियासतें हैं ना। और कुशलगढ़ जो कुशलगढ़ ठिकाना है ना, वो भी इसमें शामिल हुआ था। तो ये कह सकते हैं एक प्रकार से दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जो रियासतें थी वो दूसरे चरण में एकीकृत हुई थी और इसे हम राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। डेट क्या थी, तो 25 मार्च 1948 डेट थी। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनका पहले चरण में मत्स्य संघ बना था, उसमें एकीकरण हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। खानवा का युद्ध हुआ था 1527, 1528, 1529 से 1530। तो जो खानवा का युद्ध कब हुआ था, ये 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। और महाराणा सांगा ने इसमें पाती पर्वन की जो प्रथा है इसे पुनः प्रारंभ किया था। पाती पर्वन का तात्पर्य होता है कि राजस्थान की अन्य राजपूत रियासतें हैं उनको भी युद्ध के लिए आग्रह किया था कि आप भी आइए और युद्ध में शामिल होइए और सहायता कीजिए। तो इसमें जो विभिन्न रियासतें थी उनके या तो खुद आए थे या फिर अपनी तरफ से सेना भेजी थी, जिसमें जयपुर, मारवाड़ है ना, बीकानेर, ये सारे, जैसे बीकानेर से कल्याण मन आए थे। और मारवाड़ से राव जो गंगा का पुत्र मालदेव आया था। और जो पृथ्वीराज है अपने काचवा राजवंश जयपुर का, वहां से आया था। तो इस प्रकार पाती पर्वन प्रथा किसने प्रारंभ करी थी, पुनः प्रारंभ करी थी, ये महाराणा सांगा ने प्रारंभ करी थी और एक खानवा के युद्ध में प्रारंभ करी थी। और हुआ कब था, 1527 में हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। मारवाड़ लोक परिषद गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ, रणछोड़ दास गट्टानी, भंवरलाल सराफ, सीताराम या विजय सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन है रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, रणछोड़ दास गट्टानी के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। कब, 1938 में। कब गठन हुआ और इसमें योगदान किसका था, तो जयनारायण व्यास साहब है, उनका योगदान प्रमुख था मारवाड़ लोक परिषद के गठन में। और हुआ कब था, 1938 में। और रणछोड़ दास का नाम आते ही 3 तो आपको याद आ गई होगी। किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर अमरचंद बैरागी रख लिया था, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, विजय सिंह या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अमरचंद बैरागी। किसने अपना नाम चेंज किया था, तो जो अपने जोरावर सिंह बराहट साहब है, इन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर लिया था, जोरावर सिंह अमरचंद बैरागी कर लिया था। क्यों, और इनको क्योंकि ये अंग्रेज इनको पकड़ नहीं पाए इसलिए। और राजस्थान के इन्हें आज़ाद भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि आज़ाद भी अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए थे, ना ही अपने जोरावर सिंह जी बराड़ साहब है ये अंग्रेजों के हाथ आए थे। और इन्होंने क्या कृत्य किया था कि अंग्रेज इनसे नाराज थे या दुखी थे, तो इन्होंने लॉर्ड हॉर्डिंग पे बम फेंक दिया था। किसने फेंका था, ये जोरावर सिंह बराड़ साहब ने फेंका था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस लोक देवता का महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था, तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी। तो इसका आंसर क्या होगा, जो गोगाजी महाराज है इनका मोहम्मद गजनी से युद्ध हुआ था। और मोहम्मद गजनी ने इनकी युद्ध कला को देखते हुए इनको क्या कहा था, जाहर पीर कहा था। जाहर पीर यानी जिंदा पीर कहा था। किसने कहा था, मोहम्मद गजनी ने कहा था। किसको, गोगाजी महाराज को कहा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हवा महल की चौथी मंजिल का नाम क्या है, हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर, विचित्र मंदिर या शरद मंदिर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, प्रकाश मंदिर। हवा महल की जो चौथी मंजिल है उसका नाम क्या है, प्रकाश मंदिर इसकी चौथी मंजिल है। हवा महल का निर्माण 1799 में किसने कराया था, सवाई प्रताप सिंह जी ने करवाया था। वास्तुकार कौन थे, तो श्री लालचंद जी उस्ता साहब है ना, ये हवा महल के वास्तुकार थे। और इसकी चौथी मंजिल का नाम क्या है, प्रकाश मंदिर इसकी चौथी मंजिल का नाम है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है, देखड़ा, चंपाकली, रापड़ा या सांकली। तो इसका आंसर होगा जो चंपाकली आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, चंपाकली गले में पहना जाता है। और बाकी जो आभूषण है वो कहाँ के आभूषण है, जो देखड़ा हो गया, रापड़ा हो गया, सांकली होगी, ये सर के आभूषण है। तो चंपाकली कहाँ का आभूषण है, चंपाकली गले का आभूषण है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैष्णव संप्रदाय या कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली कौन सी है, तो आमेर चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली। तो जो वैष्णव संप्रदाय या कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली कौन सी है, तो नाथद्वारा चित्रशैली है वो
कृष्ण भक्ति से प्रभावित है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, नाथ द्वारा चित्रशैली कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है। नागफणी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र या तत्वाद्य यंत्र? तो नागफणी है वो एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक देके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। पावड़ा क्या होती है? तो वाद्य यंत्रों को देखते तो पावड़ा एक 5 छेद वाली बांसुरी होती है, उसे क्या कहते हैं? पावड़ा कहते हैं। 5 छेद की बांसुरी होगी उसे क्या कहेंगे? पावड़ा। और अगर बांसुरी के 6 छेद होंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो बांसुरी के 6 छेद होंगे तो उसे रूला कहेंगे। क्या कहेंगे? रूला। और नाद उत्पन्न करने होने के कारण नादी बांसुरी किसे कहते हैं? नादी भी बांसुरी का प्रकार है और ये नाद उत्पन्न करती है, इसलिए नादी बांसुरी कहते हैं। और हरिप्रसाद जो ऋषिया है ये किस कला से संबंधित है? तो ये बांसुरी वादक है। तो हरिप्रसाद जी चौरसिया, क्या नाम है? हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। और ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बांसुरी वादन करते हैं, ठीक है। और नागफणी क्या है? एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी जिसको फूंक दे के बजाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गौरी लोक नाट्य का जो प्रमुख सूत्रधार होता है उसे क्या कहते हैं? कुटकुटिया कहते हैं, जामटिया कहते हैं, पाप भोपा कहते हैं या फिर हलकारा कहते हैं? तो जो गौरी लोक नाट्य है इसका जो प्रमुख सूत्रधार होता है, हेड सूत्रधार होता है, उसे हम कहते हैं कुटकुटिया। क्या कहते हैं? कुटकुटिया कहते हैं। देखो गौरी है ना, ये भगवान शिव और भस्मासुर की जो कथा है उसी का मंचन किया जाता है इसमें। इसमें गौरी मुख्य 2 पात्र होते हैं, एक तो भगवान शिव का पात्र जिसे हम कहते हैं बुढ़िया माँ, और पार्वती का पात्र इसे कहते हैं राई माता। क्या कहते हैं? राई माता। और राई माता के भी 2 पात्र होते हैं। इसके अलावा जामटिया होता है जो लोक भाषा में क्या करता है? कविता बोलता है, एक तरीके से वो करेक्ट करता है बात हर चीज को। और तथा खटखटिया किसे कहते हैं? खटखटिया कहते हैं वो जो जामटिया बोलता है ना, उस जामटिया बोलता है उसके बाद उसको रिपीट करने वाला जो होता है उसे कहते हैं खटखटिया। क्या कहते हैं? खटखटिया कहते हैं। अच्छा, पाठ बोपा ये भी इससे संबंधित है। पाठ बोपा है ना, ये भी जो गौरी लोक नाट्य है इसी से संबंधित है। और सूत्रधार मैंने आपको बता ही दिया, जो कुटकुटिया होता है वो इसका सूत्रधार होता है। और जो सूत्रधार तो कुटकुटिया को कह दिया, जो बाकी पात्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो जो सूत्रधार को तो कुटकुटिया कह दिया, बाकी पात्रों को कहते हैं खेल्या। क्या कहते हैं? खेल्या कहते हैं। जो गौरी लोक नाट्य में सूत्रधार के अलावा बाकी पात्र होते हैं उनको खेल्या कहते हैं। इसके अलावा भी मानव पात्र होते हैं, जैसे बंजारा बंजरी बन जाता है कोई, उसके बाद डाणी बन जाता है, नट्ट बन जाता है, खेतुड़ी बन जाता है, कानुकीर बन जाता है, कोई लाखा बंजारा बन जाता है, फत्ता पत्ती बन जाता है। और दानव पात्र में, जब दानव पात्र होता है ना, उसमें खड़लिया भूत होता है। एक तो क्या होता है? खड़लियो भूत। क्या कहते हैं? खड़लियो भूत कहते हैं। तो इस प्रकार खड़लियो भूत का संबंध या फिर बियावड़ हटियों को संबंध किससे है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये गौरी लोक नाट्य से संबंधित पात्र है, ठीक है। तो क्या क्या हमारे जो हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि पार्वती का जो पात्र होता है गौरी लोक नाट्य में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे राई माता कहते हैं। क्या कहते हैं? राई, क्योंकि माता नहीं लगाएंगे हमें कंफ्यूज करने के लिए, वो सिर्फ राई बताएंगे। तो राई है वो पार्वती माता से संबंधित होता है। जो बुढ़िया वाला पात्र होता है वो भगवान शिव से संबंधित होता है, ठीक है। और जो दानव वाला पात्र है वो खड़लियो भूत होता है या भियावड़ होता है, ठीक है। और जो मुख्य सूत्रधार होता है उसे कुटकुटिया, और बाकी जो पात्र होते हैं उसे खेल्या कहते हैं। इस प्रकार गौरी लोक नाट्य से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, तो एक बार इन चीजों को आप गौर से देख लेना। त्रिमुखी बावड़ी कौन से जिले में है? चित्तौड़ में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, डूंगरपुर में। तो त्रिमुखी बावड़ी कौन से जिले में है? ये है उदयपुर जिले में। त्रिमुखी बावड़ी कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। और त्रिमुखी बावड़ी की जो प्रशस्ति भी लगी हुई है यहाँ पे, त्रिमुखी बावड़ी में प्रशस्ति लगी हुई है और राजस्थान के इतिहास की जानकारी यहां से मिलती है। और ये कब की प्रशस्ति है? तो 1675 ईस्वी की प्रशस्ति है। और ये मंदिर के सामने लगी हुई है। और इसमें बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? ये लिखा हुआ है कि महाराणा राज सिंह की रानी थी रामरस दे जी। क्या थे नाम था? तो राज सिंह जी की रानी है, उनका नाम है रामरस दे। उन्होंने इस त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कराया था। और इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेके राज सिंह, क्योंकि राज सिंह का शासनकाल था तब ये बावड़ी बन गई थी। और मेवाड़ का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? बप्पा रावल से स्टार्ट होता है। तो बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक के जो शासक है उनकी उपलब्धियों का वर्णन इस त्रिमुखी बावड़ी में मिलता है। और प्रशस्ति में राज्य के समय में सर्व ऋतु विलास नाम के बाग के बनाए जाने, यानी एक बाग का वर्णन किया गया है। कौन से बाग का? सर्व ऋतु विलास नाम के बाग का वर्णन इसमें किया गया है। इसके साथ ही मालपुरा की विजय हुई थी उसका वर्णन किया गया है। और चारुमती के साथ विवाह, ये पता है ना चारुमती का विवाह, कि औरंगजेब है वो चारुमती से विवाह करना चाहता था, लेकिन राज सिंह ने, चारुमती ने बाद में कहा कि मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन समस्या की औरंगजेब से सामना कौन करे? तब महाराणा राज सिंह ने कहा था
मतलब राज सिंह ने उनसे विवाह किया था और औरंगजेब इस चक्कर में उनसे नाराज भी हो गया था, लेकिन औरंगजेब उनका कुछ उखाड़ नहीं पाया था क्योंकि राज सिंह से उन्हें डर लगता था। तो रणछोड़ भट्ट और मुकेश जो इसका शिल्पी कौन मिलते हैं, तो इनका नाथुगोड़ नाम के जो प्रशस्तिकार है वो प्रशस्तिकार है, और रणछोड़ भट्ट है वो इसके शिल्पी है। कौन? रणछोड़ भट्ट तो है शिल्पी, और नाथुगोड़ है ना इसके प्रशस्ति के प्रशस्तिकार है। तो याद रखो किसने करवाया था निर्माण, तो रानी रामरस देव जी ने ना इससे त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, सीकर और चूरू, और सीकर और नागौर। तो हमें पता है राजस्थान के दक्षिणी भाग से एडब्ल्यू जलवायु प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से जिले आते हैं, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा इसमें समाहित है। और सर्वाधिक क्षेत्र किसका आता है, तो बांसवाड़ा का सर्वाधिक क्षेत्र आता है कर्क रेखा पर अवस्थित। डूंगरपुर का थोड़ा सा पार्ट आता है। नंद समन परियोजना कहाँ की है? कौन सी नदी पे? बनास नदी पे, काली सिंध नदी पे, जाखम नदी पे, परवन नदी पे? तो जो नंद समंद परियोजना है ये किस नदी पे है? ये बनास नदी पे परियोजना है। और देखो नंद समंद परियोजना है ना ये बनास नदी, और राजसमंद परियोजना, राजसमंद जो झील है उसमें कौन सी नदी का पानी गिरता है? गोमती नदी का। अब इधर तो नंद समंद, ठीक है, इधर राजसमंद, और बीच में बना दिया एक बाघेरी नाका। तो बाघेरी नाका से दोनों जिलों को कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। और कौन से जिले में पड़ती है, तो ये नंद समंद परियोजना कौन से जिले की है? राजसमंद जिले की है। किस जिले की है? राजसमंद जिले की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? नंद समंद परियोजना ही है, ठीक है। और बाघेरी नाका का संबंध भी राजसमंद जिले से है, और एक किसको कनेक्ट करता है? ये नंद समंद को राजसमंद से कनेक्ट करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि जोत है? किस प्रकार की कृषि जोत राजस्थान में सर्वाधिक है? सीमांत, छोटी, मध्यम या वृहद? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो सीमांत जोत है वो उस प्रकार की कृषि जोत है, यानी सबसे छोटी जोत होती है ना, वो सबसे जो सर्वाधिक संख्या में है। कौन सी? सीमांत कृषि जोत। तो राजस्थान की कृषि गणना 2015-16 के अनुसार जोतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो टोटल जोत कितनी है राजस्थान में? देखो राजस्थान में जो टोटल जोत है ना वो है 76,55,000। ये डेटा याद रखना आपको। टोटल जोत कितनी है? 76,55,000 जोतों की टोटल संख्या है। और इससे पहले जो गणना हुई थी जोतों की वो 2010-11 में हुई थी। तो उससे कंपेयर करेंगे हम, उस समय कितनी जोत थी? तो उस समय 68,88,000 जोत थी, यानी जोतों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अच्छा बताओ, राजस्थान में कोई जमीन थोड़ी बढ़ गई, जमीन तो उतनी है, लेकिन जो बड़े खेत थे वो टुकड़ों में हो गए। जैसे एक व्यक्ति है, उसके 4 पुत्र थे, पहले उसका एक खेत था, अब वो चारों में बट गए तो 4 खेत बन गए। तो इस प्रकार जो जोतों की संख्या ना वो बढ़ जाती है। तो पहले 68,88,000 जोत थी और अब बढ़ के कितनी हो गई? 76,55,000 जोत हो गई, है ना। और इस प्रकार जोतों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? तो ये लगभग 11.14% की जोतों की संख्या वृद्धि होगी। इसमें हम बात करें सीमांत जोत, फिर लघु जोत, फिर अर्ध मध्यम, मध्यम और बड़े, यानी 5 प्रकार की जोतों का वर्गीकरण किया गया है। और कुल जोतों का 40% तो क्या है? सीमांत जोत है, सबसे छोटे। सीमांत कितनी है? 40। आपको आगे वाले पॉइंट याद नहीं रखने। सीमांत जोत कितनी है? 40%, ठीक है। उसके बाद में लघु जोत कितनी है? 21%, यानी छोटे वाले एरिया लगभग 60-61% कवर कर लिया। देखो उसके बाद में अर्ध मध्यम कितनी है? तो 18.5 अर्ध मध्यम, यह है 18.5%। अगर 100 से कंपेयर करते हैं तो फिर मध्यम जोत कितनी है? तो यह है 14.79%, मध्यम 14.79%। और जो बड़े जोत है वो कितने हैं? 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले जोत कितने हैं? वो है 4.69%, यानी लगभग 4.5% होगी। बड़े जोत कितने हैं? 4.69% ही। टोटल जोत का 4.69% बड़े जोत है, और सीमांत जोत कितने? 40। और तो सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार के हो गए? तो वो कौन से हो गए? सीमांत सबसे ज्यादा है, ठीक है। देखो 2015-16 में सीमांत जोत बड़े हैं, लघु बड़े हैं, अर्ध मध्यम बड़े हैं, मध्यम जोतों की संख्या भी बड़ी है। तो छोटे कम घटे कौन से? तो भाई बड़े जोत ही घटेंगे। जो बड़े जोत है ना वो घट जाएंगे। किसी के मान लो 100 बीघा जमीन थी, 4 पुत्र हो गए तो 25-25 बीघा हो गई। तो इस प्रकार बड़े वाले जोत तो लगातार घट रहे हैं, ठीक है। यानी जो मध्यम होगा और जो वृहद होंगे ये घटेंगे, और बाकी सीमांत, छोटी और मध्यम ये इनके बढ़ने की संभावना रहेगी। बड़े जोतों के आकार की संख्या में कमी हुई है। तो जितने सीमांत जोत बड़े हैं ना, जितनी संख्या बड़ी है ना उतने ही प्रतिशत मान लो कि बड़े जोतों की संख्या में घटावट हो गई है। और जो क्षेत्र, अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। हमने अब तो बात करी संख्या की, जोतों की संख्या की बात करी ना, अब किसकी बात करेंगे? जोतों का क्षेत्रफल की। तो टोटल एरिया कितना था जो राजस्थान में एग्रीकल्चर एरिया था, ये कह सकते हैं। जोत का मतलब एग्रीकल्चर एरिया, जहां पे कल्टीवेशन होती है, जहां पे फसल का उत्पादन होता है। तो 2010-11 में था 211.36, और 2015 में घट के हो गया
208.73 लाख हेक्टेयर। कितना हो गया? 208.73 लाख हेक्टेयर। यानी कुछ एरिया जो एग्रीकल्चर होता था 2010-11 में, उसके मुकाबले 2015-16 में कम हो गया। तो कितना कम हुआ? पहले 211 था, 211 लाख हेक्टेयर था, अब 208 लाख हेक्टेयर हो गया, यानी लगभग 3 लाख हेक्टेयर की कमी हो गई। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना परसेंट कमी हो गया जोतों के क्षेत्रफल में? तो 1.24% की कमी होगी क्षेत्रफल में। किसमें? क्षेत्रफल में। और जोतों की संख्या में कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? जोतों की संख्या में वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है? 11.14%। जोतों के क्षेत्रफल में कमी हुई है, वृद्धि हुई है? क्षेत्रफल में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 1.24%। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य में ग्राम स्तर पर पहली पशु गणना कब की गई थी? हम बात कर रहे हैं गांव लेवल पे। पहली पशु गणना कब की गई? 1951, 1961, 1977 या 1991 में। तो राजस्थान में गांव के लेवल पे जो पहली पशु गणना की गई थी वो 1977 में की गई। और राजस्थान में पहली पशु गणना, उसमें कैटेगराइजेशन वाली बात नहीं है, नॉर्मल पशु गणना राजस्थान में पहले 1951 में की गई थी और गांव के लेवल पे 1977 में शुरू की गई। अगले प्रश्न में चलते हैं। गिरिल ताप विद्युत परियोजना कहां पे है? गिरिल ताप विद्युत परियोजना कहां पे है? बाड़मेर में है, बारां में है, बीकानेर में है, झालावाड़ में है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो गिरिल ताप विद्युत परियोजना है वो कहां पे है? वो है बाड़मेर में। और गिरिल है वो, इसकी स्पेशलिटी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो गिरिल वाला है ना वो लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है। लिग्नाइट कोयले से विद्युत का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। और राजस्थान का लिग्नाइट से जो ताप विद्युत गृह स्थापित करने वाला पहला कौन सा है? वो गिरिल वाला ही है। तो ये कह सकते हैं कि राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है वो गिरिल है। और कहां पे है? बाड़मेर में। अच्छा, कौन से देश के सहयोग से इस संयंत्र की स्थापना की गई? तो देश है जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी के सहयोग से इस गिरिल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई। कब करी गई? तो 2007 में। उद्घाटन किसने किया? तो 2007 में। मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमारे जो वसुंधरा राजे जी है। कौन? वसुंधरा राजे। उन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन किया था 2007 में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से जिप्सम के उत्पादक जिले कौन से? यानी कौन से जिले जहां पे जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? नागौर, बीकानेर, बाड़मेर या ये सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी नागौर में भी होता है, बीकानेर में भी होता है, बाड़मेर में भी होता है। लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक तो जिप्सम कहां पे होता है? नागौर में। और नागौर के स्थान अगर आपसे पूछे, एग्जाम में प्रश्न आता है, अक्सर आता है कि भादवासी, गोठ मांगलो तो दांकोरिया, इनका संबंध किस खनिज से? तो आप सीधा सीधा बताओ दोगे कि इनका संबंध जिप्सम के उत्पादन से है। फिर बीकानेर में जामसर, पूगल, बिसरासर और हरकासर। जामसर, पूगल, बिसरासर, हरकासर, ये बीकानेर में जिप्सम उत्पादन क्षेत्र है। जैसलमेर में मोहनगढ़, चांदर और मचना। गंगानगर में सूरतगढ़, तिलोनिया। हनुमानगढ़ में किशनपुरा, पूरबसर। लेकिन आपको ये 3 याद रखने, स्पेशली भादवासी, गोठ मांगलो, दांकोरिया। कहाँ पे? नागौर में। सर्वाधिक जिप्सम के भंडार कहाँ पे? नागौर जिले में। और बाद में बीकानेर वाले याद रखने, जामसर हो गया एक, तो एक पूगल, एक बिसरासर और एक हरकासर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्यों के लेखों से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाता है। कौन रखता है? विधानसभा अध्यक्ष रखता है, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्यपाल। तो इसका आंसर है जो राज्यपाल साहब है ना वो इसे विधानसभा के समक्ष रखते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? जो राजस्थान के लेखे है ना उनके सीएजी रिपोर्ट, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल के साहब के पास आ जाती है और राज्यपाल साहब उसे सदन के समक्ष रखवा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राज्यपाल हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य का पहला सिरेमिक इंडस्ट्रियल जोन कहां पे स्थापित किया गया है? गिलोट में, भिवाड़ी में, गड़ेपान में, कुसकेड़ा में। तो सिरेमिक का इंडस्ट्रियल जोन कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये गिलोट में। और गिलोट कहां पे? अलवर में। तो ये मतलब इंडस्ट्रियल जोन वगैरह कौन स्थापित करता है? तो ये रीको स्थापित करता है। और रीको क्या है? तो रीको है ना एक गवर्नमेंट की एजेंसी है, गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट की कंपनी है। और इसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई? तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई। कब करी गई? 28 मार्च 1969 को। 28 मार्च 1969 को। लेकिन क्या उस समय इसका नाम रीको था? नहीं, उस समय इसका नाम था राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या शॉर्ट में कहे तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी RSIMDC इसका नाम था। ठीक है, अब आगे क्या गया? एक डेट आ गई, डेट आई 1980 की, जनवरी 1/1/80 की। और इस RSIMDC के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, यानी 2 कंपनियां बना दी इसकी अलग अलग। एक का नाम कर दिया रीको और दूसरे का नाम क्या कर दिया? RSMDC।
रिको मतलब होता है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये तो रिको हो गया, क्या, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और दूसरी RSMDC है ना, राजस्थान स्टेट मिनरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ये हो गया RSMDC, ठीक है। और इनका कब किया गया, ये बाईपार्टियल या मतलब यूं कहे इसके टुकड़े कब किए गए, तो 1 जनवरी 1980 को किए गए। तो इस प्रकार रिको की जैसे वास्तविक स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1980 को हुई। लेकिन अगर हमसे पूछे RSIMDC की स्थापना कब हुई, तो 1969 में हुई। कब हुई, 18 मार्च 1969 को हुई, ठीक है। और वर्तमान में जो रिको की अथराइज कैपिटल है वो कितनी है, वो 2350 मिलियन है। ये हमें याद नहीं रखना है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आएंगे नहीं, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि रिको के वर्तमान में कितने रीजनल ऑफिसेज है। तो वर्तमान में रिको के 30 रीजनल ऑफिसेज है। कितने रीजनल ऑफिसेज है, रिको के वर्तमान में 30 रीजनल ऑफिसेज है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहां पे स्थापित हुआ, मुहाना में, रूपनगढ़ में, अनूपगढ़ में या झालावाड़ में। तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है ना, वो रूपनगढ़ में स्थापित हुआ। और इसका नाम क्या रखा गया, इसे कहा गया ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। क्या कहा गया, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क इसका नाम रखा गया। कहां पे है, रूपनगढ़। रूपनगढ़ कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, ठीक है। कहां पे, अजमेर में। अगले प्रश्न में चलते हैं। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई, 2021, 2022, 2020 या 2019। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2021 में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। और कब से शुरू की गई, तो 1 मई 2021 से ये योजना को शुरुआत की गई। तो पहले इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा था, और इस अब बढ़ा के कितना कर दिया है, इसे 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कर दिया गया है। साथ ही कुछ बीमारियों के लिए तो लिमिट को हटा दिया। बोले जैसे इस प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कैंसर वगैरह, या मतलब हाई प्रोफाइल जो काफी डेंजरस बीमारियां होती है, उनके लिए चाहे कितना भी खर्चा हो जाए राज्य सरकार देगी, उसमें 10 लाख रुपए की कोई बारिंग नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी कार्ड योजना 2021 के तहत पात्र व्यक्तियों के पक्ष में कितने रुपए तक के ऋण दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। कौन सी योजना है, इंदिरा गांधी शहरी कार्ड योजना। कब शुरू हुई, 2021। इसमें आपसे स्टाम्प ड्यूटी नहीं लेंगे। कितने रुपए तक, 10 लाख, 50,000, 1,50,000 या फिर 2 लाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 50,000 तक के इंदिरा गांधी शहरी कार्ड योजना के व्यक्तियों को मतलब ऋण दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाएगी। कितने रुपए तक, 50,000 तक इसका आंसर हो जाएगा। 40 है ना, 40 है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक ही परिवार की कितनी अधिकतम लड़कियों के नाम खाता खोला जा सकता है। तो केंद्र सरकार की योजना सुकन्या समृद्धि योजना। तो एक परिवार से अधिकतम कितनी लड़कियों के नाम पे खाता खोल सकते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2 लड़कियों के खाते एक परिवार से लिए जा सकते हैं। कितने, 2 लड़कियों के। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, और इसका शॉर्ट में नाम क्या है, सबला, भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई। योजना का नाम क्या है, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना। और किसने शुरू की है, भारत सरकार ने शुरू की है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2010 में शुरू की गई है। जैसे विकल्पों में क्या लिख रखा है, 2009, 10, 11 और 12 है, ठीक है। अब इनमें से तो सारे, क्योंकि इस समय सारे मतलब इन सारे ही पीरियड में जो कांग्रेस का शासन था, इसलिए ये राजीव गांधी वाला नाम रखना स्वाभाविक है। लेकिन मान लीजिए इसमें 14, 15, 16 आता तो वो आप एलिमिनेट कर सकते थे। इस प्रकार थोड़ी सी अवेयरनेस से भी ऑप्शन जो विकल्प है उसको ज्यादा सटीक पे पहुंच सकते हो अगर आप टप्पा पे लगाते हो। और कब शुरू की गई, डेट क्या है, तो 19/11/2010 को ये राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना, या शॉर्ट में कहे तो सबला को शुरू किया गया। कब, 19 नवंबर 2010 को। राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पे, सेवर भरतपुर में, और इसको सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में कब क्रमोन्नत किया गया, यानी इसे बना दिया क्या, सरसों अनुसंधान निदेशालय। कब, 1997 में, 2009 में, 2011 में या 2013 में। तो इसका आंसर क्या होगा, 2009 में इसको सरसों अनुसंधान निदेशालय बना दिया गया। और पहले क्या था, राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र था। तो देखो राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना करी गई थी 20 अक्टूबर 1993 को। और इसको क्रमोन्नत करके सरसों अनुसंधान निदेशालय कब बना दिया गया, तो ये 2009 में बना दिया गया, ठीक है। और लेकिन सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब करी गई, 1993 में की गई। इसको आपको भूलना नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। काजरी को पूर्ण संस्थान का दर्जा दिलाते समय इसके निदेशक कौन थे, यानी जब काजरी को पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला उस समय इसके निदेशक कौन थे, मान सिंह जी, सीपी भिमैया साहब, गुरमान जी, ओम प्रकाश यादव साहब। तो इसका आंसर क्या होगा, जो सीपी भिमैया साहब है
जब काजरी को पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला था उस समय ये इसके निदेशक थे। ठीक है, कौन? सीपी बेमैया साहब। तो संसाधनों के वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन के लिए 1952 के अंदर, कब? 1952 में मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई। किसकी? मरु वनीकरण केंद्र की। कहां पे? जोधपुर में। कब? 1952 में। मरु वनीकरण केंद्र 1952 जोधपुर। ठीक है, इसके बाद में इसका विस्तार 1967 में मरु वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में कर दिया। यानी 1952 में जो मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना की गई थी ना, उसे 1967 में मरु वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में कर दिया। और बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी बाद में क्या किया गया, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICAR है, जो नई दिल्ली में स्थापित है, उसके अधीन इसे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का दर्जा दे दिया और पूर्ण संस्थान का दर्जा दे दिया। कब? 1959 में, 1959 में। और 1959 में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया। उस समय इसके निदेशक कौन थे? उसमें निदेशक थे सीपी बेमैया साहब। कौन थे? सीपी बेमैया साहब। और काजरी जोधपुर का जो मुख्यालय है उसमें 6 संभाग बनाए हुए हैं। कितने संभाग बनाए गए? 6 संभाग बनाए गए। तो जब पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला तब निदेशक कौन थे? सीपी बेमैया। और वर्तमान में इसके निदेशक कौन है? तो OP यादव साहब है ना, इसके निदेशक है। किसके? काजरी के। काजरी की पूर्ण संस्थान का दर्जा कब मिला? 1959 में। और इसके मतलब स्ट्रक्चर बनना कब शुरू हो गया था? तो 1952 में हो गया था, जो मरु वनीकरण केंद्र की स्थापना जोधपुर में करी गई थी ना, उसके साथ में। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो हमें पता है राजस्थान में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 25। राज्यसभा की 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। राजस्थान से लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 25 है। अच्छा, आप बताइए, राजस्थान में लोकसभा में 25 सदस्य हैं, इनमें से कितनी महिला सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा 3। कौन कौन सी है? एक तो अपनी जो राजसमंद से दिया कुमारी जी है। कौन है? दिया कुमारी जी, ये राजसमंद से सांसद है। ठीक है, उसके अलावा दौसा से है श्रीमती जसकौर मीणा जी। दौसा से श्रीमती जसकौर जी मीणा। और फिर भरतपुर से कौन है? श्रीमती रंजिता कोहली जी। कौन है? श्रीमती रंजिता कोहली जी है, ये भरतपुर से सांसद है। दौसा से जसकौर मीणा जी और राजसमंद से दिया कुमारी जी। इस प्रकार राजस्थान से 25 सांसदों में 3 सांसद है वो महिला सांसद है। ठीक है, और राजस्थान में 25 सांसदों में से 24 सांसद तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, और जो एक सांसद है हनुमान बेनीवाल साहब, वो किससे है? RLP से है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया? तो राज्यपाल राहत कोष का गठन कब किया गया? 1973, 83, 93 या 2003? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1973 में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया। कब किया गया? 1973 में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया राजस्थान में। राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? जो राजस्थान है वो कौन से क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी? तो राजस्थान है वो कौन से क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें राजस्थान शामिल है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद या यूं कहे उत्तरी आंचलिक परिषद, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देखो, एक तो अपना राजस्थान आ गया। ठीक है, इसके अलावा ऊपर चलते तो पंजाब आ गया, इसके अलावा हरियाणा आ गया, उसके थोड़ा और साइड में चलते तो हिमाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर आ गया, और अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए तो अब लद्दाख भी आ गया। तो ये जो राज्य हैं ये, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघराज्य क्षेत्र चंडीगढ़ भी है, दिल्ली भी और लद्दाख भी। तो ये वाले जो उत्तर वाले जो क्षेत्र, दिल्ली ले लो, राजस्थान ले लो, और इससे ऊपर वाले जितने भी राज्य हैं ना, ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। एक बात तो ये होगी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अपने मोटा भाई। कौन है? जो अपने मोटा भाई है। कौन? जो अपने वित्त मंत्री है, अमित शाह साहब, ये इसके अध्यक्ष है। किसके? क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष कौन है? तो मोटा भाई यानी अमित शाह है ना, वो इसके अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य प्रशासन का राजनीतिक मुखिया कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या कोई नहीं? तो राज्य प्रशासन का जो राजनीतिक मुखिया होता है वो होता है राज्यपाल साहब। कौन होते हैं? राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री साहब होते हैं, प्रशासनिक मुखिया होते हैं राज्यपाल साहब। यानी नामात्र के संवैधानिक मुखिया राज्यपाल साहब होते हैं, लेकिन राजनीतिक मुखिया की बात करी जा रही है तो ये अपने मुख्यमंत्री साहब होंगे। कौन होंगे? मुख्यमंत्री साहब। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? 1977 में, 1975 में, 1987 में या 1985 में? तो अजमेर है राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो ये 1987 में अजमेर को छठा संभाग बना दिया गया था और संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित कर दिया गया था, क्योंकि सुखाड़िया साहब ने 1962 में जो संभागीय व्यवस्था है
इसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन बाद में 1987 में इसे पुनः शुरू किया गया। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो अजमेर संभाग में 4 जिले हैं। एक तो अजमेर हो गया अपना, एक भीलवाड़ा, एक टोंक और एक नागौर। यानी जो सेंटर का जो संभाग है ना, ये कौन सा है? ये अजमेर संभाग है। स्थापना कब हुई थी? 1987 जनवरी का महीना था। अलवर जिला किस संभाग का भाग है? अब बात कर रहे हैं अलवर जिले की। पिछली बार हमने किसकी बात करी थी? अजमेर संभाग की। इस बार अलवर जिला के संभाग का भाग है। देखते हैं भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो जो अलवर जिला है वो जयपुर संभाग का भाग है। कौन से संभाग का? जयपुर संभाग का। तो हमारे सामने ये देखिए, संभागीय जितने भी संभाग बने हैं उनका मैप हमारे सामने आ गया है। तो ये देखो, बीकानेर संभाग राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर 4 जिले आ गए। इसके अलावा देखते हैं जो राजस्थान का मध्य संभाग है, कौन सा है? अजमेर संभाग। इसमें एक तो नागौर हो गया, एक अजमेर हो गया, एक भीलवाड़ा हो गया, एक टोंक हो गया। ये मध्य का संभाग हो गया। इसके बाद देखते हैं राजस्थान का जो पश्चिमी संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। कौन कौन से जिले हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 जिले हो गए ना। तो जोधपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। उसके अलावा दक्षिणी संभाग कौन सा है? तो इसमें एक जो उदयपुर संभाग है वो हो गया। इसमें कौन कौन से जिले हैं? तो राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। यानी जो मेवाड़ वाला एरिया है वो किस संभाग में? उदयपुर संभाग में। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी पूर्वी संभाग या हाड़ौती वाला क्षेत्र वाला संभाग। तो इसमें 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोई दिक्कत नहीं है, हाड़ौती वाले जो प्रदेश है वो हाड़ौती संभाग में कह सकते हैं, कोटा संभाग में कह सकते हैं। उसके बाद में भरतपुर संभाग, इसमें कौन कौन से? भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर 4 जिले इसमें हो गए। और फिर आ जाता है अपना जयपुर संभाग। इसमें अपना सीकर हो गया, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया, दौसा हो गया और जयपुर हो गया। 5 जिले इसमें हो गए। तो सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में हैं? तो देखो, जो जोधपुर संभाग है इसमें 6 जिले हैं और जो उदयपुर संभाग है इसमें भी 6 जिले हैं। तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? जो उदयपुर संभाग है और जो जोधपुर संभाग है सर्वाधिक जिलों वाला है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा होगा? तो जैसलमेर जिस जिले में, जिस संभाग में आ गया तो वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला होगा। तो जो जोधपुर संभाग है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग नाथ जी का मंदिर है? उदयपुर में, चूरू में, सीकर में, झुंझुनू में। तो एकलिंग नाथ जी का मंदिर किस जिले में है? तो हम सबको पता है ये उदयपुर जिले में। किस जिले में है? एकलिंग नाथ जी का मंदिर उदयपुर जिले में है। और अनुश्रुति के अनुसार कहा जाता है, वैसे तो एग्जैक्टली इसका पता नहीं इसका निर्माण किसने करवाया था, लेकिन कहा जाता है कि बप्पा रावल साहब है ना, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था 8वीं शताब्दी में। और उसके बाद ये मंदिर तोड़ दिया गया। बाद में उदयपुर के महाराणा मोकल है ना, इन्होंने इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया। वर्तमान में मंदिर का जो नया स्वरूप बन रखा है, अभी जो वर्तमान में स्वरूप बन रखा है वो महाराणा रायमल ने बनवाया। ठीक है। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो काले संगमरमर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? काले संगमरमर से बनी हुई है। और किसकी? महादेव की चतुर्मुखी प्रतिमा की स्थापना किसने करवाई थी? तो ये रायमल जी ने करवाई थी। मंदिर के दक्षिणी द्वार के समक्ष एक ताखे में महाराणा रायमल संबंधी 100 श्लोकों का एक प्रशस्ति पद भी लगा हुआ है। मतलब महाराणा रायमल की प्रशस्ति कहाँ लगी हुई है? तो इसी जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है यहीं पे महाराणा रायमल की प्रशस्ति लगी हुई है। तो रायमल ने जो लेटेस्ट जिन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था वो रायमल जी थे। और इन्होंने काले संगमरमर की महादेव की मूर्ति बनाई थी जो चतुर्मुखी है। तो किन किन का संबंध रहा इस एकलिंग जी के मंदिर के निर्माण से? एक तो बप्पा रावल जी का हो गया, दूसरा महाराणा मोकल साहब का हो गया, तीसरा महाराणा रायमल जी का हो गया। और रायमल जी की प्रशस्ति भी यहाँ पे लगी हुई है, जिसमें कितने श्लोक है? तो लगभग 100 श्लोक है इसमें। मेड़ता नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? वर सिंह के द्वारा, मान सिंह के द्वारा, मानधाता के द्वारा या फिर भीनमाल के द्वारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो मानधाता है इन्होंने मेड़ता नगर की स्थापना की थी। किसने करी थी? मानधाता ने मेड़ता नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और मेड़ता की रियासत की स्थापना, जो मेड़ता रियासत है इसकी स्थापना किसने करी थी? तो राव बार और राव दुद्दा, इन्होंने मेड़ता की रियासत की स्थापना करी थी। और ये कौन थे? तो ये राव जोधा के पुत्र थे। मेड़ता का युद्ध कब हुआ? मेड़ता का युद्ध 1754 में हुआ था। युद्ध मराठाओं और विजय सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था, जिसमें मराठों की जीत हुई थी। तो मेड़ता का युद्ध 1754 में मराठा और विजय सिंह राठौड़ के मध्य और मराठों की जीत हुई थी। मेड़ता रियासत की स्थापना राव बार और राव दुद्दा ने करी थी, जो जोधा के पुत्र थे। ठीक है। और मेड़ता नगर की स्थापना है वो मानधाता ने करी थी। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से कोविड-19 के दौरान हर विद्यार्थी तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य किया गया। ज्ञानवाणी के द्वारा, शिक्षावाणी कार्यक्रम के द्वारा, ज्ञान दर्शन या शिक्षा दर्शन? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी शिक्षावाणी के द्वारा, शिक्षावाणी कार्यक्रम के द्वारा आकाशवाणी से मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कराई गई बच्चों को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षावाणी।
वर्तमान में मिशन बुनियाद कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? 3 में, 4 में, 5 या 6 में? तो मिशन बुनियाद है वो 6 जिलों में संचालित किया जा रहा है। कितने जिलों में? 6 जिलों में मिशन बुनियाद संचालित किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा में किस कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है? प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं ना हम, कौन सी कक्षा तक की शिक्षा है? पूर्व प्राथमिक कक्षा 1 से 5, 6 से 8 या 1 से 8। तो प्रारंभिक शिक्षा में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की शिक्षा को समाहित किया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का तात्पर्य होता है पहले से 8वीं। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार या कोई नहीं? तो देखो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक तो मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अलावा जो 21A आर्टिकल है वो जोड़ा गया, और 21 किस में आता है? मौलिक अधिकारों में आता है। तो इसे क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति, शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? एसएमसी। उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो हमने कल पढ़ा था विद्यालय प्रबंधन समिति का जो है ना, वो जो साधारण सभा उसके माध्यम से इसका चयन होता है। उसमें 16 सदस्य होते हैं, उसमें से एक को अध्यक्ष चुना जाता है, और वो अभिभावकों में से होगा। तो अध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक सदस्य। कौन होगा? अभिभावक सदस्य इसका सदस्य होगा। अधिकतम मनोनीत सदस्य कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। और महिला सदस्य कितनी होनी चाहिए? 16 में से 50% होना चाहिए, मतलब 16 में से 8 होनी चाहिए ना, वो महिला सदस्य होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विद्यालय प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष होता है वो अभिभावक सदस्य होगा। क्या होगा? अभिभावक सदस्य। भारत का पहला राज्य शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला राज्य कौन सा था? जो शिक्षा नीति 2020 है ना, इसको लागू करने वाला राज्य कर्नाटक, राजस्थान, केरल, आसाम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कर्नाटक है वो शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य है। कौन सा है? कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रायोजक के लिए किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग है वो बच्चों के लिए, प्रौढ़ के लिए, चिड़िया के लिए, पशु के लिए। तो ये प्रौढ़ के लिए किया जाएगा। यानी अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? प्रौढ़ों के लिए किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से या इन सभी से? तो किशोरावस्था में चरित्र विकास किससे प्रभावित होता है? तो समाज से भी होता है, परिवार से भी होता है, और मित्र मंडली से भी किशोरावस्था में चरित्र का विकास प्रभावित होता है। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि समाज भी किशोरों को प्रभावित करते हैं चरित्र निर्माण में, परिवार भी करता है, और उसकी जो मित्र मंडली है वो भी चरित्र निर्माण में प्रभावित करती है किशोर को। संवेग की पहली सामान्य विशेषता दिखाई देती है। संवेग और उसकी पहली सामान्य विशेषता क्या होगी? सहयोग, संघर्ष, उत्तेजना या डर के रूप में? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तेजना। संवेग की पहली सामान्य विशेषता है ना, उसे हम क्या कहेंगे, क्या मानेंगे? उत्तेजना मानेंगे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। छात्र का वह सोपान जब वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है क्या होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था? तो सर्वाधिक संवेगों से कब घिरा रहता है? तो वो किशोरावस्था में सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है। कौन सी अवस्था में सर्वाधिक संवेग आते हैं? तो किशोरावस्था में सर्वाधिक संवेगों से घिरा रहता है बालक या छात्र। अगले प्रश्न में चलते हैं। विकास की किस अवस्था को गेंग एज कहते हैं? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी बाल्यावस्था को गेंग एज कहते हैं। कौन सी अवस्था को गेंग एज कहते हैं? तो जो बाल्यावस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? गेंग एज कहते हैं। निम्न में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण है? जीन प्याजे, लेव वायोत्स्की या फिर जेबी वॉटसन या फिर B.F. स्किनर? तो इसका आंसर है लेव वायोत्स्की, है ना, लेव वायोत्स्की। ये ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम क्या है? क्षमता का विकास, बढ़ती आयु, शारीरिक विकास या मानसिक विकास? परिपक्वता दूसरे शब्दों में कहें तो मैच्योरिटी किसका दूसरा नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्षमता का विकास। परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, क्षमता के विकास को मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है? कौन सी आयु को खिलौनों की आयु कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था या सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इस आयु को क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? यानी कौन सा शब्द है जो किशोरावस्था की विशेषता को सबसे बेस्ट रूप से एक्सप्लेन करता है? विकास, परिवर्तन, समायोजन या स्थिरता? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो परिवर्तन है वो किशोरावस्था की विशेषता को सबसे बेस्ट रूप से एक्सप्लेन करता है। यानी सबसे ज्यादा परिवर्तन कब देखने को मिलते हैं? किशोरावस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? पहला सार्थक शब्द यानी जिस
वो शब्द जिसका कोई मीनिंग होता है। कौन से उम्र में बोलते हैं? 3 महीने, 6 महीने, 10 से 13 महीने, 25 से 30 महीने। तो इसका आंसर होगा जब बच्चे 10 से 13 महीने के हो जाते हैं, उस अवधि में वो पहला सार्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 से 13 महीने की उम्र में जो बच्चा होता है वो पहला सार्थक शब्द बोलता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? विविधता, शुद्धता, गति या सोचने की शक्ति। तो देखो, सोचने की शक्ति नहीं होती कंप्यूटर में, है ना। कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, सोचना तो आपको ही पड़ेगा। आप उसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे, वो उस प्रकार बिहेव करेगा। ठीक है, तो विविधता होती है उसमें शुद्धता भी होती है ना, उसमें गति भी होती है, स्पीड भी होती है, लेकिन सोचने की क्षमता नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोचने की शक्ति। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? IBM, सेक्यूआ, फिजित्सु के कंप्यूटर, डेल लैटिट्यूड या परम सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जो डेल लैटिट्यूड है ना, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। बाकी IBM, सेक्यूआ, फिजित्सु के कंप्यूटर और परम सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर का प्रकार है, लेकिन डेल लैटिट्यूड है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा? डेल लैटिट्यूड। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या है? पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, उसका मुख्य कंपोनेंट क्या था? IC, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या कोई नहीं? तो देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? तो पहले वैक्यूम ट्यूब था। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार हैं? वर्ड और एक्सेल सॉफ्टवेयर है, ओरेकल और जावा, सिस्टम और एप्लीकेशन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा जो सिस्टम एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कौन से किसके प्रकार है? सॉफ्टवेयर के प्रकार है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रिंटर किसका उदाहरण है? इनपुट युक्ति का, आउटपुट का, प्रोसेसिंग का, स्टोरेज का। तो जो प्रिंटर है वो किसका उदाहरण है? तो प्रिंटर आउटपुट का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रिंट दोगे तो आउटपुट निकलेगा। ठीक है, तो उसका आंसर आउटपुट हो जाएगा। जो मॉनिटर है वो भी आउटपुट का उदाहरण है, लेकिन कीबोर्ड किसका उदाहरण है? यानी कंप्यूटर को आप इंस्ट्रक्शन देते हो ना, वो होता है इनपुट, और कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है, जहां पे शो करता है या दिखता है, वो होता है आउटपुट। तो प्रिंटर आउटपुट, कीबोर्ड इनपुट का उदाहरण है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, लगातार पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो।